Introduction. Hello everyone, welcome to my YouTube channel History with Yashika. I am Yashika and on this channel we explore the most powerful and interesting stories from history in a simple and engaging way. In today's presentation, we learn about the Indus Valley Civilization. In this presentation, we will explore its advanced cities, unique culture, mysterious scripts, and the secrets behind its rise and decline. क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये नॉलेज का वो पावर है जो अंधविश्वास और फेयर को खत्म करता है। कहते हैं ना, जब तक किसी रहस्य, किसी महान लाइफ या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को जानोगे नहीं तो उसकी सच्चाई को मानोगे कैसे? क्योंकि नॉलेज फेयर को कैंसिल करता है और हिस्ट्री हमें सच दिखाना सिखाती है। So let's travel back nearly 45,000 years into a history of ancient civilization. Indus Valley Civilization is also known as the Harappan Civilization. Indus Valley Civilization को हम Harappan Civilization के नाम से भी जानते हैं। What is Indus Valley Civilization? अब Indus Valley Civilization होती क्या है? The Indus Valley Civilization common 3100 to 13100 BCE, also known as the Harappan Civilization. जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो स्टार्ट हुई थी 3100 से लेके 1300 BCE तक। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा से, एंड उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे। वो जो सोफिस्टिकेटेड ब्रॉन्ज एज सोसाइटी, एंड वो एक बहुत ही ब्रॉन्ज एज सोसाइटी थी। ब्रॉन्ज एज सोसाइटी मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी और उनको करना भी आता था। स्पैनिंग मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट। अब के जो मॉडर्न डेज हैं यानी 21st सेंचुरी में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो है हमारी पाकिस्तान में, एंड जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे, मार्किंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स। एंड पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये मार्क करता है कि वो हमारा एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का 3 अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स हैं, अलॉन्ग साइड इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। एंड उसके साथ साथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया भी 3 अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स में आते हैं। फेमस फॉर मेजर सिटीज, एंड जो इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया है वो भी फेमस है किसकी तरह? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की तरह। इट वॉज करेक्टराइज्ड बाय एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, एंड जो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी नोन एज IVC, इसको हम एडवांस अर्बन प्लानिंग से भी जानते हैं। ग्रिड बेस्ड स्ट्रीट्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड एलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना अच्छा था, उन्होंने किस हिसाब से ग्रिड बेस्ड स्ट्रीट्स बनाई थी, कैसे उन्होंने प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग करी थी, ये इनको बहुत अच्छे से करना आता था। Introduction. The Indus Valley Civilization was one of the world's earliest urban civilization, along with जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो वर्ल्ड का सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, जो कि सबसे पहले सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड की। अलॉन्ग विद उसके साथ साथ बाद में जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन बढ़ती गई तो साथ में और सिविलाइजेशन आती गई। जैसे सेकंड पे आती हमारी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड थर्ड पे आती है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। एंड अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में 11th की हिस्ट्री की बुक में भी आप पढ़ सकते हो। इट डेवलप्ड अराउंड 2500 BC इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी 2500 BC में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के। लोकेशन, अब कहाँ पे इंडस वैली लोकेट होती है? The Indus Valley Civilization 3300 to 1700 BCE में was located in the northwestern region of South Asia. 3300 से लेके 1700 तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो लोकेट होती थी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जैसे साउथ एशिया, प्राइमरीली इनकम्पासिंग मॉडर्न डे में आपके मॉडर्न जो थे पिछले उसमें जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें साउथ एशिया के नाम से, नॉर्थ वेस्टर्न के नाम से ऐसे जाना जाता था। बट अब के मॉडर्न डे में हम इसको पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान यहाँ लोकेट करती है, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सब में लोकेट करती है। यानी कि आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं।
एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, एंड कुछ उसके पार्ट्स अफगानिस्तान में भी है, जैसे कि पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान इधर के साइड पार्ट हो गए। एंड इसके कुछ पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में, इट्स सेंटर्ड अराउंड द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड जो इसके पार्ट्स है वो सेंटर्ड है इंडस रिवर के पास है एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके पास, एज वेल एज द घाघर, हाकड़ा, रिवर वैली, इन सब के पास भी ये लोकेटेड होती है। ये जियोग्राफिकल डिटेल्स क्या है? कोर एरिया, कोर एरिया जो है द इंडस रिवर बेसिन इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो उसकी जो इंडस रिवर की जो बेसिन थी वो पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होके जाती है। एक्सटेंट, अब कितना एक्सटेंट था ये? इट स्ट्रेच फ्रॉम बलोचिस्तान इन द वेस्ट टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब कि वो बलोचिस्तान से लेके वेस्ट टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आया, इन द ईस्ट एंड फॉर्म नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान, एंड ईस्ट के बाद वो नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न अफगानिस्तान में आके मिल गया, इन द नॉर्थ टू गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात इन द साउथ, एंड ये पूरा का पूरा जो एक्सटेंट है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाता है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, जैसे लिख रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैप में। लोकेशन, कहाँ कहाँ पे ये थी? अब की साइट्स क्या थे? हड़प्पा जो थी वो पंजाब और पाकिस्तान में थी, ठीक है। मोहनजोदारो जो थी वो सिंध और पाकिस्तान में थी। धोलावीरा जो है वो गुजरात इंडिया में है, एंड राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा इंडिया में है। कालीबंगन राजस्थान इंडिया में है, एंड जो लोथल है वो गुजरात इंडिया में है, एंड जो हमारा शोरतुगाई है वो अफगानिस्तान नॉर्थ मोस्ट साइड पे है, एंड दाइमी बाजो वो महाराष्ट्र इंडियन साउथ मोस्ट साइड पे है। मतलब कि आप यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग जो स्टेट्स थी वो सब यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि कौन सी जो की साइट्स है वो किस साइड पे प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा मार्क कर रखा है, ठीक है। द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स प्लान्ड अर्बन सेंटर्स, एंड वो रिकॉग्नाइज होता था अपने प्लान्ड अर्बन जो सेंटर था उसका, जो कि उसने पूरा प्लानिंग से बना रखा था, इसलिए उसको हम इस नाम से भी जानते हैं, विच थ्राइव्ड अराउंड 2600 to 1900 BCE, एंड कितने कितने ईयर से हम इसको जानते हैं, 2600 से स्टार्ट हुआ था, 1900 तक ये चला था बिफोर कॉमन एरा में। अब टाउन प्लानिंग क्या थी इन सब चीजों की? इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC टाउन प्लानिंग जो थी वो स्टार्ट हुई थी 2600 से लेकर 1900 BCE तक, was characterized by a highly advanced grid system, and किस से characterized हुआ था ये highly advanced grid system से, standards by baked brick construction, उन्होंने कौन सी कंस्ट्रक्शन यूज करी थी? baked brick कंस्ट्रक्शन उन्होंने यूज करी थी, एंड sophisticated sanitation, यानी कि इसको क्लीन रखने के लिए भी उन्होंने sophisticated sanitation का यूज करा था। Cities were divided into a fortified, जो cities थी वो बहुत fortified divide थी, citadel for public buildings and a lower town for residential area, जो citadel नाम से था वो public की buildings होती थी, उस नाम से इन्होंने public की buildings को रखा गया था citadel, और जो lower town थे, जो नीचे के हिस्से के town थे, वो residential area था, area showcasing a centralized civics focused urban structure, जो कि क्या शो करता था? एक सेंट्रलाइज सिविक्स फोकस जो था ना उस पूरे सिविलाइजेशन का वो शो करता था। की फीचर्स ऑफ IVC टाउन प्लानिंग, अब क्या की फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के? ग्रिड सिस्टम, लेआउट, अब उनका क्या ग्रिड सिस्टम था उसका लेआउट देखते हैं। स्ट्रीट्स एंड लेन्स जो थी वे आर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, वो एक ग्रिड की पैटर्न में बन रखी थी, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स अप्रॉक्स 90 डिग्री, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल की तरह अप्रॉक्स 90 डिग्री उनका वो होता था एंगल, डिवाइडिंग द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, एंड वो सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा सिस्टम बना रखा है इसका।
मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बहुत हाईली लेवल की एडवांस थी। अब सिटाडल एंड लोअर टाउन क्या होते थे? द सिटीज वर टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सिटीज थी वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। अ हाई राइज वेस्टर्न सिटाडल, और देखिए बहुत ऊंचे उसके जो रिच टाइप के होते थे उनका वेस्टर्न सिटाडल था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहाँ के जो समय की पॉलिटिशियंस लोग जो थे उस समय वो वेस्टर्न सिटाडल के अंदर रहते थे, और जो रिलीजियस पर्पस के लोग जो होते थे जैसे कि पंडित वगैरह ऐसे टाइप के। एंड अ लार्जर ईस्टर्न लोअर टाउन फॉर हाउसिंग, एंड जो लार्जर सबसे बड़ा जो ईस्टर्न था वो लोअर टाउन के लिए था, घरों के लिए। वहाँ पे सिर्फ घर बनाए जाते थे और वहाँ पे लोग सिर्फ घरों के लिए रहते थे। अब टाउन प्लानिंग आई देखते हैं। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू अ स्ट्रीट ड्रेन्स, जो जितने भी घर थे वो एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे, विच वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन लैब्स। एंड वो किससे कवर्ड थे? ब्रिक्स मतलब कि ईंट और जो उनके स्टोन स्लैब से वो उन सब चीजों से कवर्ड रहते थे। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स एन एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक हाइजीन, जो कि क्या दिखाता है? एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जो वहाँ के लोग थे उनकी जो हाइजीनिक चीज थी, हेल्थ थी, वो कैसे परफेक्ट रहती थी। क्योंकि आप अब के ज़माने में देख सकते हो कि जो यहाँ के जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, लेकिन आईवीसी के टाइम पे ये बिल्कुल परफेक्ट रहते थे, क्योंकि वहाँ के जब के लोग ध्यान रखते थे कि किसी भी इंसान को कोई सी भी दिक्कत ना हो, इसलिए वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा कवर करके रहते थे और उनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। अब स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल्स क्या थे वहाँ पे? स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल्स जो थे वो हाउसेस एंड पब्लिक स्ट्रक्चर्स, वहाँ का हाउस जो पब्लिक का स्ट्रक्चर था वे बिल्ट विद स्टैंडर्डाइज्ड बेक ब्रिक्स, वो बेक ब्रिक से बनाए जाते थे। वहाँ पे जो उनका पब्लिक के हाउस होते थे, घर होते थे, उनका स्ट्रक्चर होता था, वो सब इनसे बनाए जाते थे। टाइपिकली इन अ रेशियो शोइंग यूनिफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, वो क्या शो करते थे? यूनिफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल को शो करते थे कि हम किस तरीके से और कैसे हम लोग रहते हैं, ये सब शो करा जाता था। अब रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउस वेयर जनरली मल्टी, हाउस जो थे वो वहाँ पे जनरली मल्टी स्टोरेड विद इनवर्ट ओपनिंग डोर्स के, यानी कि वहाँ पे बहुत एक तरीके से मतलब खुले से घर थे और इनवर्ट ओपनिंग डोर से, मतलब कि वहाँ पे दरवाजे ही नहीं थे, खुले हुए थे। फॉर प्राइवेसी एंड फीचर सेंट्रल कोर्टयार्ड्स, बाथरूम एंड समटाइम्स प्राइवेट वेल्स। बस इनवर्ट ओपनिंग डोर्स मतलब तो खुले हुए रहते थे, बट जो दरवाजे होते थे प्राइवेसी के लिए उन्होंने ये इनवर्ट ओपनिंग डोर्स लगाए हुए थे। अगर किसी को प्राइवेसी की जरूरत है, कोई कोर्टयार्ड है, यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल बात चल रही है, या बाथरूम या प्राइवेट वेल्स, उन सब के लिए इनवर्ट ओपनिंग डोर्स लगाते थे। बाकी उस टाइम पे वहाँ पे कोई डोर्स वगैरह होते ही नहीं थे। मेजर स्ट्रक्चर्स अब क्या है? Notable structures included the Great Bath at Mohenjo-daro. अब मेन जो स्ट्रक्चर था वो इनका ये था, ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ सबसे फेमस है आईवीसी का। लार्ज ग्रैनरीज एंड अ डॉकयार्ड एट लोथल, बहुत सारी उनकी ग्रैनरीज एंड डॉकयार्ड एट लोथल पे थी। सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था वहाँ का, कि किस तरीके से उन्होंने वो सारी चीज़ें बना रखी थी, एंड सेफ्टी कैसी थी कि वो सेफ है या नहीं है। मेन स्ट्रीट्स वे वाइड डिजाइन टू एकोमोडेट कार ट्रैफिक, जो मेन स्ट्रीट्स वो ऐसे डिजाइन करी जाती थी इतना खुले में कि कार्ट, उस समय जो बुलक कार्ट चलती थी ना, कि उनका ट्रैफिक बिल्कुल ना हो सके, वो इजीली निकल सके। एंड जो स्ट्रीट कॉर्नर से वे राउंडेड टू फैसिलिटेट इजी मूवमेंट, वो ऐसे बनाए जाते थे एक राउंड शेप में कि किसी को भी जाने में दिक्कत ना हो, किसी को भी मुड़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए वो जहाँ वहाँ की जो स्ट्रीट थी वो कॉर्नर्स की तरह बनाती थी कि जिससे लोगों को इजीली मूवमेंट हो सके, इजीली जा सके, कार्स भी इजीली जा सके। तो उनका सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली था। अब रीजनल एग्जांपल्स क्या थे इनके?
मोहनजोदारो नॉन फॉर द ग्रेट बाथ। अब मोहनजोदारो जो था वो एक अपने ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता था। प्रिसाइज ग्रेट लेआउट एंड कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहाँ के लोगों को ग्रेट बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल रिवर के पास थी। उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि पानी भर भर के था उनके पास। वो खेती बाड़ी भी इजिली कर सकते थे, नहा धो भी अच्छे से सकते थे, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। एंड जो उसका ग्रेड लेआउट था, क्योंकि बनाने का तरीका ही इतना परफेक्ट था, एंड जो उनका कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि कभी भी उनको अपने ड्रेनेज सिस्टम में कभी दिक्कत ही नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने बनाई ऐसे तरीके से रखा था कि कभी भी अगर बाढ़ कुछ भी आ जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, कि वो ड्रेनेज सिस्टम इतना परफेक्ट था। अब हड़प्पा में क्या था? फीचर्ड अ रोबोस्ट सिटाडल एंड एक्सटेंसिव ग्रैनरीज। अब उन्होंने बहुत फीचर सिटाडल बनाए थे, घर ही उन्होंने ऐसे टाइप के बनाए थे, और एक्सटेंसिव ग्रैनरीज थी उनके पास। अब डोलावीरा यूनिक इन दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यूनिक इसलिए था कि वो अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड था, रेदर देन 2, 2 से बड़े वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। वो सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक लार्ज रिजर्वियर्स। अब वो अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था डोलावीरा, क्योंकि तीन पार्ट से इन्होंने इसको डिवाइड करा था कि जिससे तीनों से ही वाटर मैनेजमेंट इजीली हो सके। लोथल renowned for having the world earliest known dockyard। अब लोथल जो था वो अपने वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड के लिए जाना जाता था। The level of planning seen in this city shows that the Harappans were not only skilled। अब जो उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग का जो लेवल था वो ऐसे जाना जाता था कि जो हड़प्पन थे वो were not only skilled builders, वो skilled builders नहीं थे, but also had a highly organized society prioritizing public welfare and hygiene। वो एक स्किल्ड बिल्डर्स नहीं थे, बट वो एक बहुत ही परफेक्ट हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी भी थी, जिसमें वो लोग पब्लिक के वेलफेयर और हाइजीन के बारे में भी जानते थे, कि कैसे उनको अपनी पब्लिक का हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे उनकी लाइफ मेंटेन करनी है, वेलफेयर कैसे रहना चाहिए, और घर कैसे बनाने की जैसे कभी आगे कोई दिक्कत ही ना आए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत परफेक्ट था, सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत एडवांस तरीके से बनाई गई थी। अब जानते हैं वहाँ के हाउस एंड बिल्डिंग्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC हाउसेस एंड बिल्डिंग्स कब कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुई थी? 2600 टू 1900 BCE आर रिनाउंड फॉर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। इसलिए एक एडवांस अर्बन प्लानिंग के नाम से जाने जाते हैं। यूटिलाइजिंग स्टैंडर्डाइज्ड ब्लैक ब्रिक्स। वो क्या यूटिलाइज करते थे? ब्लैक ब्रिक्स नाम की ब्रिक्स होती थी, जिससे वो लोग ये सब चीजें बनाते थे और उनकी प्लानिंग चलती थी। कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने घर कैसे बना रखे हैं। सिस्टम्स एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके। सिटीज वे ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिटाडेल। सिटाडेल मतलब बहुत ऊंचे टाइप के घर होते थे इनके। फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स एंड अ लोअर टाउन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। सिटाडेल इस तरीके से बनाए रखे थे, अगर जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती थी वो पब्लिक्स के लिए होती थी, यानी कि लोगों के रहने के लिए होती थी, और जो नीचे वाले टाउन्स होते थे वो रेजिडेंशियल हाउस होते थे। होम्स रेंज फ्रॉम सिंगल रूम। जो होम्स की रेंज थी वो एक सिंगल रूम की थी। यूनिट्स टू लार्ज हाउसेस विद इनर कोर्टयार्ड्स। वो घर बड़ा तो होता था पर सबके लिए एक सिंगल रूम होता था, बल्कि जो इनर का कोर्टयार्ड था ना वो एक लार्ज था जिसमें प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स वगैरह थे लोगों के लिए, बल्कि उनके रहने के लिए एक सिंगल हाउस ही था। इनर कोर्टयार्ड के अंदर वो लोग बनाते थे अपना प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है IVC की हाउसिंग की? अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप में इन्होंने कैसे अपने हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। मटेरियल्स primarily used standardized kiln fired baked bricks। baked bricks ये यूज करते थे, kiln fired baked bricks आती थी वो यूज करते थे, जिसकी रेशो 4:2:1 होती थी फॉर लेंथ विथ थिकनेस। उनकी जो लेंथ विथ थिकनेस थी वो 4:2:1 होती थी, और सन ड्राइड ब्रिक्स भी होती थी, मतलब कि
जो सूरज निकलता था उसके नीचे जो सुखाई हुई जो ईंटें थी वो यूज करते थे। डिजाइन हाउसेस वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। अब जो हाउस वगैरह बिल्ड होते थे वो एक सेंट्रल कोर्टयार्ड के अंदर होते थे बिल्ड विच फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटीज। कि वो क्या प्रेजेंट करते थे, एक सेंट्रल डोमेस्टिक एक्टिविटीज प्रेजेंट करते थे। कोर्टयार्ड मतलब एक इतनी लंबी दीवार जो अब तुम लोग खड़ी कर दो साइड बाय साइड एंड बीच में तुम उसमें इतने सारे घर बना दो। एंड जो प्राइवेसी और लेआउट जो था, नो विंडोज फेस द मेन स्ट्रीट। जो विंडोज वगैरह होती थी वो मेन स्ट्रीट्स में नहीं होती थी। विंडोज वगैरह मेन स्ट्रीट से साइड उनका जो फेस था वो नहीं होता था। एंड एंट्रेंस वेयर ऑफ्टन विया साइड लेन्स टू मिनिमाइज नॉइज एंड ट्रैफिक। एंड जिनकी मेन एंट्रेंस होती थी ना वो भी मेन रोड के साइड पे नहीं होती थी, वो दूसरी साइड पे होती थी कि जो वहाँ का नॉइज एंड ट्रैफिक है वो उन घर तक पहुंच ही ना पाए और जो लेन्स होती थी वो छोटी ना हो सके। या इसलिए उन्होंने जो घर के दरवाजे खिड़की थी वो सारी मेन स्ट्रीट से अलग दरवाजे की तरफ, अलग एंट्रेंस की तरफ बनाई हुई थी, जिससे जो लेन्स के रोड्स यानी कि ट्रैफिक वगैरह वो उसको मिनिमाइज ना कर पाए बिल्कुल भी। अब जो हाइजीन था वहाँ का क्या था, मेनी हाउसेस कंटेन प्राइवेट बाथरूम। जो कुछ बहुत जो घर थे उन्होंने प्राइवेट बाथरूम्स क्रिएट करे एंड टॉयलेट्स वाइल ड्रेनेज पाइप्स कनेक्टेड टू द स्ट्रीट्स ड्रेनेज सिस्टम। एंड जो प्राइवेट बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स के जो ड्रेनेज पाइप थे वो स्ट्रीट्स के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होते थे। अब जो उनकी मल्टी स्टोरी क्या थी, evidence of staircases suggests many buildings were two-storied with flat mud-covered roofs. अब मल्टी स्टोरी मतलब क्या हो गया कि उन लोगों ने जो स्टेयर्स केसेस होती थी उन्होंने वो भी बनाना स्टार्ट कर दी थी उस जमाने में। एंड उन्होंने अपनी बिल्डिंग को टू स्टोरेज साइड बना लिया था विद फ्लैट मड कवर्ड रूफ्स होती थी। उनकी जो ऊपर की छत होती थी वो मड से कवर होती थी। बाकी उन्होंने जैसे कि नीचे वाले हिस्से फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद आप स्टेयर्स बना के आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो। तो ये सब चीजें ये उसी जमाने में आईवीसी के टाइम पे ये सब करना चालू कर दिया था। और जिनकी रूफ्स होती थी वो मड कवर से यानी मिट्टी से कवर करके बनाते थे, जिससे कोई भी इनको दिक्कत नहीं होती थी। अब वेल लार्जर होम्स फ्रीक्वेंटली हैड डेडिकेटेड प्राइवेट वेल। अब जितने बड़े घर होते थे तो उन्हीं के अंदर उनका खुद का कुआं होता था जिससे कि कोई और यूज ही ना कर सके। इसलिए उन्होंने ज्यादा बड़े घर बनाने चालू कर दिए थे जिससे वो अपना खुद का प्राइवेट कुआं बना सके, जिससे और कोई पानी ही नहीं यूज कर सके, बस फैमिली मेंबर्स यूज कर सके। अब हाउसेस एंड बिल्डिंग्स क्या थी, मेजर पब्लिक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स, The Great Bath, Mohenjo-daro, a large waterproof brick structure with a swimming pool-like structure in the center. अब जो मोहनजोदारो वाले लोग थे ना, वहाँ के जो लोग थे उनको नहाना बहुत पसंद था, इसलिए वो द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। वो एक वाटरप्रूफ ब्रिक स्ट्रक्चर से उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर। उनका जो स्विमिंग पूल था वो बिल्कुल ही सेंटर में था, लाइकली यूज फॉर रिलीजियस और कम्युनल बाथिंग। मतलब कि रिलीजियस जो वहाँ के लोग थे उनके लिए यूज होता था, जैसे कि मान लो कभी मंदिर वगैरह जाना, पहले वहाँ पे नहा के फिर जाना। और कॉमनल जो बाथिंग होती थी, सिंपल नहाना धोना, वो भी इसमें होता था, इसलिए वो ग्रेट बाथ के नाम से मोहनजोदारो जानते थे। अब ग्रैनरीज क्या होती थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों में होती थी। लार्ज एक तो बहुत बड़ा था, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती थी फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स फीचरिंग वेंटिलेटेड ब्रिक फाउंडेशन, यानी कि वेंटिलेटेड ब्रिक फाउंडेशन से कि कभी भी सफोकेशन फील ना हो उस समय। एंड जो ग्रेन्स वगैरह थे, इसलिए हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बहुत उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि जिससे वो लोग ग्रेन्स जो कि खेती बाड़ी करके उनके पास जो अनाज आता था वो उसको स्पेशली स्टोर करके रख सके एक सही से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एरिया में, और वो बहुत बड़ा होता था जिससे कभी भी उनकी फसल अनाज वगैरह कभी खत्म ना हो सके, उसे ग्रैनरीज कहते थे। और ये हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही काम करते थे। अब असेंबली मीटिंग हॉल्स क्या होते थे, कहाँ और कैसे बनाए थे मैंने, लार्ज स्ट्रक्चर्स के होते थे विद पिलर्ड हॉल्स, मतलब कि पिलर्स लग रखे थे उसमें। ये पहले के जमाने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ था ही नहीं कि जिससे कि वो लार्ज स्ट्रक्चर बना सके, वो भी पिलर हॉल्स के तरीके से। जैसे आज अगर हम एक हॉल को देखें तो वो पिलर हॉल होता है,
Pelluto have been discovered in the citadel areas and वो कहाँ पे डिस्कवर कर थे citadel area जो कि लोगों के रहने वाली जगह थी वहाँ पे इन्होंने walls को डिस्कवर करा था और जो अर्बन लेआउट था वो अर्बन लेआउट क्या होता है ग्रिड सिस्टम अब क्या था streets were designed to meet at right angles dividing the city into residential blocks अब जो streets थी वो इस तरीके से डिजाइन करी गई थी एक राइट एंगल में कि जिससे जो सिटी का डिवीजन होती है ना वो एक रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की तरह हो उनमें कभी भी कोई दिक्कत ना हो वो बिल्कुल स्ट्रीट्स इजीली डिवाइड हो सके उन्होंने ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करा था उस समय As citadel and lower town क्या होता है cities were generally divided into two parts अब जो cities होती है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है a fortified western part citadel for public buildings and an eastern part lower town for residential housing मतलब कि fortified western part जो होता था वो सिर्फ पीपल के पब्लिक के बिल्डिंग्स एंड उसके लिए रहता था उसको कहते थे हम सिटाडेल एंड जो ईस्टर्न पार्ट था उसको लोअर टाउन कहा जाता था इन दोनों का मतलब अलग अलग है ये ध्यान रखना सिटाडेल अगर पूछा जाए तो वो पब्लिक की बिल्डिंग के लिए यूज होता था एंड वो वेस्टर्न पार्ट में होता था और जो ईस्टर्न पार्ट होता था उसको हम लोअर टाउन के नाम से जान सकते थे जिसका रेजिडेंशियल हाउसिंग थी रेजिडेंशियल हाउसिंग मतलब वहाँ के जो पॉलिटिशियंस वगैरह के लोग थे उनका जो मेन जो काम वगैरह था वो सब वहाँ पे होता था यानी कि मेन जो पॉलिटिक्स का काम होता था वो सिर्फ रेजिडेंशियल हाउसिंग के अंदर होता था इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था एक्सटेंसिव कवर्ड ब्रिक्स ड्रेनेज सिस्टम एक्सटेंसिव था बहुत कवर्ड ब्रिक्स कवर्ड मतलब ब्रिक्स बहुत अच्छे से कवर ली थी ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छे से कवर था वेर अ हॉलमार्क ऑफ्टन रनिंग अलोंगसाइड स्ट्रीट्स एंड सिस्टम उनमें एक हॉलमार्क भी हुआ करता था जिसमें ऑफ्टन जो रनिंग अलोंगसाइड स्ट्रीट्स पे जो पानी बहता था वो इजीली बहता था प्रूविंग एडवांस सिविक्स प्लानिंग सिविक जाने की सिविक सेंस होता है उनकी बहुत बढ़िया थी उन्होंने एक एडवांस सिविक प्लानिंग के हिसाब से ही बना रखा था कि साइड बाय साइड पानी भी इजीली बहता रहेगा और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा कि आगे कभी भी कोई जो वहाँ का हॉलमार्क के ड्रेनेज सिस्टम है वो कभी भी पूरा फिल ना हो कभी भी उसका पानी बाहर ना इसलिए उन्होंने इतना सोच समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा था इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन कहते हैं वहाँ के The Indus Valley Civilization (IVC) operated on a highly organized, robust economy driven by agricultural, livestock rearing, and extensive trade based. अब जो IVC थी वो एक ऑपरेटेड हाईली ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी यानी कि उस समय के पास लोगों के पास बहुत पैसा होता था बहुत अमीर टाइप के लोग थे ड्राइवन बाय एग्रीकल्चर उनके पास एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था लाइफ स्टॉक रियरिंग भी थी लाइफ के लिए उन्होंने पूरे अपनी लाइफ के लिए स्टॉक अच्छे से था उनके पास एक्सटेंसिव थी उनके पास एक्सटेंसिव मतलब महंगा महंगा सामान भी था ट्रेड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी थी जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान चाहिए होता था वैसे वैसे वो सामान यूज करते थे उनका जो अर्बन सेंटर्स था सच एज हरप्पन एंड मोहनजोदारो वे सस्टेन्ड बाय एग्रीकल्चर अब जो अर्बन सेंटर्स थे जिनके मेन जो सेंटर्स थे हरप्पा मोहनजोदारो वो एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते थे सरप्लस मेनली वीट एंड बेरली वीट और जो बैरली थे वो यूज करते थे वही की एग्रीकल्चर करते थे एंड थ्राइविंग कॉमर्स विद रीजन्स लाइक मेसोपोटामिया एंटायर मतलब कि इनका आना जाना रहता था मेसोपोटामिया के फीचरिंग एडवांस स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट से लाइक पोइट्री बीड मेकिंग एंड मेटलर्जी ये भी इन्होंने सीखना चालू कर दिया था इनकी फीचरिंग बहुत अच्छी थी अब की एक्सपेक्ट्स क्या थे इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन के जो एग्रीकल्चर थी वहाँ की प्राइमरी ऑक्यूपेशन सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन है वो उनका एग्रीकल्चर का था क्रॉप सबसे पहले क्या क्रॉप्स वगैरह उगाए द हरप्पन्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन हरप्पन जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करी थी दे कल्टिवेटेड वीट और उसके बाद कॉटन के बाद उन्होंने वीट उगाना स्टार्ट करा था बेयरली उगाना स्टार्ट करी थी पीस सीसम मस्टर्ड एंड डेट्स ये सब उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिए थे मेथड्स क्या थे उनके उगाने के एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर वॉज प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन सीजनल रेनफॉल जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंडेंट था कि सीजनल रेनफॉल पे डिपेंडेंट था एंड फर्टाइल फ्लड प्लेन्स पे भी कि
जब बारिश आएगी, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता था जब भी वो लोग सब सारी चीजें उगा सकते थे एंड वो उस पर डिपेंडेंट थे। दे यूटिलाइज्ड वुडन प्लग्स एंड उन्होंने यूटिलाइज करने वुडन प्लग्स का बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड वाइल इरिगेशन वाज लाइकली नीडेड एंड उनको इरिगेशन की भी उनको जरूरत पड़ने लगी थी। डायरेक्ट एविडेंस जो था वो था ऑफ canals is limited to sites the shore to guy एंड उन्होंने अब जो डायरेक्ट एविडेंस था उनका कहाँ का था, कनाल्स का, क्योंकि लिमिटेड साइज है लाइक शोर टू गाई में एक कनाल है। स्टोरेज अब क्या थी, लार्ज ग्रैनरीज यानी कि बहुत सारे अनाजों के लिए उन्होंने स्टोरेज फाउंडेड मोहनजोदारो एट हड़प्पा, उन्होंने स्टोरेज जो बनानी स्टार्ट कर दी, फाउंड जो हुई थी वो मोहनजोदारो में थी। एक सबसे बड़ी स्टोरेज मोहनजोदारो में, सेकंड जो स्टोरेज थी वो हड़प्पा में थी। सजेस्ट अ सिस्टम ऑफ सरप्लस स्टोरेज एंड पोटेंशियल सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो में इसलिए रखते थे कि इक्वली हर पार्ट के अंदर जो ग्रैनरीज थी वो डिवाइड करी जाए, इसलिए उन्होंने मोहनजोदारो और हड़प्पा में रखना चालू कर दी थी क्योंकि वहीं पे लार्ज ग्रैनरीज के लिए जगह थी। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती थी, ये था उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये तो उन्होंने फर्स्ट ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर उन्होंने खुद से उगाना सीखा था, बट उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो डिपेंडेंट थे रेनफॉल और फ्लड प्लेन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। जब तक फोन नहीं होता था जब तक कुछ हो ही नहीं पाता था। तो सेकेंड उन्होंने क्या स्टार्ट करता, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट। उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स लेना चालू कर दिया, जैसे उन्होंने फूड के लिए लेना काऊ को लेना चालू कर दिया था, फूड मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग बम्प्ड बुल्स, बफेलोज, पिग शीप्स, गोट्स एंड डोंकीज। पिग शिप्स, गोट्स को एंड डोंकीज को यूज करते थे मिल्क के लिए, फूड खाना पीने के लिए भी, एंड बफेलोज बुल्स वगैरह को यूज करते थे ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, एंड डोंकीज को भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे ये लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं करते तो क्या है, आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ बन रखी है। द हम्प्ड बुल जो थी वो क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, वो बहुत क्रूशियल थी एग्रीकल्चर के लिए। Whereas जो camels and oxen थे वे यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, एंड जो बुल थी वो एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल थी, मुश्किल थोड़ी थी, बट जो कैमल और ऑक्सन थे वो ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए बहुत बढ़िया थे। अब उनका नेक्स्ट क्या है, क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, अब उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट करा था, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करा था। स्पेशलाइजेशन, अर्बन सेंटर्स जो थे, जो मेन बीच के अर्बन सेंटर्स थे, had dedicated areas for artisans, वो एरिया जो था वो डेडिकेटेड था आर्टिशंस के लिए, इंक्लूडिंग पॉटर्स, बीड मेकर्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड ब्रोंज स्मिथ्स, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ्स बनाते थे, जो ब्रोंज स्मिथ्स बनाते थे उनके लिए डेडिकेटेड था। एंड उसमें और भी लोग आते हैं, बीड मेकर्स जो बीड्स वगैरह बनाते थे, इंक्लूडिंग पॉटर्स मतलब जो पोइट्री करना पसंद करते थे, वहाँ पे बहुत सारे पोइटर्स भी थे जो कि मटके वगैरह बनाते थे, एंड आर्टिशंस जो ड्राइंग्स वगैरह करते थे वो भी बहुत फेमस थे, उनके लिए ही पूरा अर्बन सेंटर डेडिकेटेड था। मटेरियल सब क्या यूज होते थे, दे यूज्ड कॉपर, वो कॉपर यूज करते थे, ब्रॉन्ज यूज करते थे, लीड एंड टिन का यूज करते थे, बट नॉट आयरन, आयरन का नहीं, बस कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टिन इन सब का यूज होता था। They were renowned for producing sophisticated beads such as lapis lazuli and carnelian. And वो sophisticated beads भी यूज करते थे जिनका नाम lapis lazuli था और carnelian था। जो copper bones थे उनका जो इन्वेंशन हुआ था वो आईपीसी में ही हुआ था, वो पुराने नहीं थे। ओके, अब टेक्सटाइल्स वहाँ की क्या थी, एविडेंस ऑफ स्पिनलेस कंफर्म्स स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब सील्स, ओवर 200 सील्स थी उनके पास, मोस्टली मेड ऑफ स्टेटी हैव बीन फाउंड यूज्ड फॉर मार्किंग गुड्स एंड एज आइडेंटिफिकेशन। उनके पास सील्स जो थी वो 2000 से ऊपर सील थी, मोस्टली मेड ऑफ स्टेटी से बनती थी वो जो सील्स थी, have been found, and वो कब फाउंड करी गई थी, यूज फॉर मार्किंग गुड्स एंड एज आइडेंटिफिकेशन।
वहाँ का जो गुड्स होता था यानी कि जो सामान होता था, जैसे आप समझ लो खाने पीने के पोइट्री वगैरह कुछ भी सामान होता था, उन पे आइडेंटिफाई करने के लिए सील मार्क करी जाती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड और कॉमर्स क्या होता था? बार्टर सिस्टम। Trade was largely carried out through the barter system as metallic money was not used. अपने बार्टर सिस्टम आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स वगैरह होंगे। एंड ट्रेड वाज लार्जली कैरिड, जो ट्रेड वगैरह सामान वगैरह होते थे वो कैरी तो करते थे, बट वो बार्टर सिस्टम के थ्रू कैरी होता था। वो मेटेलिक मनी के लिए, मेटेलिक जो मनी होती थी ना उस समय, जैसे कॉपर या ऐसे टाइप से बनती थी, वो ये यूज नहीं करते थे। यूनिफॉर्मिटी क्या थी? स्टैंडर्डाइज सिस्टम था और वेट्स एंड मेजर्स वाज यूज्ड अक्रॉस द रीजन। उनका जो सिस्टम था वो स्टैंडर्डाइज था, वेट था उसमें, एंड मेजर वाज यूज्ड अक्रॉस द रीजन। जो मेजर करते थे वो बहुत रीजन से बहुत रीजन तक ही फैला था। इंटरनल ट्रेड, आज जो अंदर की ट्रेड क्या होती है? एक्टिव ट्रेड, अंदर की नहीं, एक टाइप से बाहर की भी हो गई। अब जो ट्रेड थी ना वो एक्टिव ट्रेड रूट्स थे उनके, कनेक्टेड अर्बन सेंटर्स अलोंग द इंडस रिवर सिस्टम। वो कहाँ कनेक्ट होते थे? एक अर्बन सेंटर से लेके इंडस रिवर सिस्टम तक की जो ट्रेड रूट से वो कनेक्ट होते थे। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? रोबस्ट मैरिटाइम ट्रेड एक्सिस्टेड विद मेसोपोटामिया। इंटरनल अंदर, एक्सटर्नल बाहर। अब जो रोबस्ट मैरिटाइम ट्रेड था वो एग्जिस्टेड विद मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ था। सुमेरियन सील्स फाउंड करी गई थी पर्शिया एंड अफगानिस्तान में। एक्सपोर्टिंग कॉटन बीज एंड टिम्बर, ये एक्सपोर्ट होता था। द साइट ऑफ लोथल फीचर्ड अ लार्ज स्पेशलाइज्ड डॉकयार्ड के नाम से ये इसलिए जाना जाता था। ये मेसोपोटामिया सुमेरियन सील्स लेते थे एंड फाउंड, क्या क्या ढूंढे गए? पर्शियन अफगानिस्तान में, वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी कॉटन बीज एंड टिम्बर। ये रोबस्ट मैरिटाइम ट्रेड हमने फाउंड करी थी बाद में, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की छाना-पीना चल रही थी कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी भी नाम की। सोसाइटी, अब सोसाइटी क्या थी वहाँ की? द इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 से स्टार्ट हुई थी 1300 तक, बिफोर कॉमन एरा। वो द हाईली सोफिस्टिकेटेड अर्बनाइज्ड थी, बिल्कुल उसमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारा काम सही से होता था, बहुत ही अच्छी और अर्बनाइज्ड एंड पीसफुल सोसाइटी थी। बहुत शांत स्वभाव की सोसाइटी थी, सारे काम अपना सही तरीके से करते थे। सोसाइटी इन साउथ एशिया में थी, स्ट्रक्चर्ड अराउंड एडवांस सिटी प्लानिंग। जो स्ट्रक्चर था वो बहुत एडवांस था, सिटी की तरह ये लोग रहते थे। आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइप से इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसमें गांव की तरह लोग रहते हैं टाइप तक। पुराने ज़माने में सिटीज़ नहीं होती थी, गाँव वगैरह होते थे, बट वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी IVC, वो एक सिटी की तरह रहती थी। जैसे अब के ज़माने में हमारी जो दिल्ली है एक सिटी है, ये सब इन सब की तरह थी। इट फीचर्ड अ स्ट्रैटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर, उनका जो फीचर था वो एक स्ट्रैटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर था विद एलाइट्स एंड सिटाडल्स। इनमें सिटाडल्स भी आते थे एंड वाज लाइकली मैनेज बाय मर्चेंट्स। एंड कौन उनको मैनेज करता था? मर्चेंट्स, जो कि वहाँ पे सामान बेचते थे, वो सब ये सब चीज़ें मैनेज करते थे। और प्रीस्ट रेदर देन वॉरियर किंग्स, एंड उसमें प्रीस्ट यानी कि मंदिर के पुजारी एंड वॉरियर जो किंग्स होते थे वहाँ के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बचाने के लिए होते थे, वो सब इसका ध्यान रखते थे। सिटाडल्स वगैरह यानी कि बड़े बड़े घर जिसमें पब्लिक्स वगैरह का, इन सब का ध्यान रखा जाता था। विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कॉमर्स एंड पोटेंशियल मैट्रियर्कल इन्फ्लुएंस, एंड सबसे ज़्यादा उनका ध्यान इसमें रहता था कि उनका जो कॉमर्स और पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग था हमेशा के लिए, क्योंकि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनके पास कमाने को पैसे नहीं होंगे, वो नहीं होगा तो उनका जो मटेरियल का इन्फ्लुएंस है, कॉमर्स है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड वो अपनी सोसाइटी को कैसे और स्ट्रॉन्ग और एडवांस बना सकता है। ये पॉसिबल नहीं था बिना कॉमर्स एंड पोटेंशियल के, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रखना चालू कर दिया था। सोसाइटी की फीचर्स क्या थे इसके?
अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, तो सोसाइटी वॉज हाईली अर्बन, जो सोसाइटी वो एक हाईली अर्बन थी, सेंटर थी बिल्कुल बीचों बीच थी अराउंड मेजर सिटीज, उसके आसपास बहुत सारी मेजर सिटीज भी थी लाइक हड़प्पा थे एंड मोहनजोदारो भी थे, फीचरिंग ग्रेट प्लान स्ट्रीट्स थी उनकी, ग्रेट प्लान स्ट्रीट्स बना रखी थी इजीली लोगों को आने जाने के लिए एंड कि जिससे कि कार्स का ट्रैफिक ना हो, ड्रेनेज सिस्टम भी था उनका बहुत अच्छा एंड फोर्टिफाइड सिटाडल्स भी थे, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और घर भी थे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या थी, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, जो उनके सोसाइटी थे वो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो रखी थी, एलाइट रूरल्स और प्रीस्ट लिविंग इन सिटाडल्स, जो एलाइट रूरल्स होते थे, रूलर्स उस समय जो रूल करते थे वो लोग, और जो प्रीस्ट मंदिर के पुजारी वगैरह होते थे वो सिटाडल्स में रहते थे, यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते थे, एंड वेल्दी मर्चेंट्स, जो बहुत ही अमीर घर आने वाले, अमीर कमाने वाले लोग जो कि बहुत सामान बेचते थे, वो लोग सिटाडल्स में रहते थे, एंड वर्किंग क्लास ऑफ लेबर्स, जो वर्किंग क्लास लेबर्स थे, यानी कि लाइक टाइप अब तुम समझ लो मिडल से भी नीचे वाली क्लास जो आ गई, वर्किंग क्लास ऑफ जो लेबर्स थी, लेबर्स जो दूसरे लोगों के घर में जाके काम करती थी, आर्टिशियंस थे जो कि पोइट्री वगैरह बनाते थे, रिसाइडिंग इन लोअर टाउन एरियाज, वो लोग लोअर टाउन एरियाज में रहते थे, रेजिडेंशियल एरिया इन्हें ही कहा जाता था। अब जो मैट्रियार्कल एंड, क्योंकि कमाई वमाई तो सब इन्हीं से आ रही है, जो नीचे वर्किंग क्लास ऑफ लेबर्स है, इसलिए रेजिडेंशियल एरिया इनको इसलिए भी कहा जाता था। अब जो मैट्रियार्कल टेंडेंसीज थी वो क्या थी, द डिस्कवरी ऑफ न्यूमरस फीमेल टेराकोटा फिगरेंस जो थी वहाँ पे, जो उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, इकोनॉमिक मैट्रियार्कल टेंडेंसीज क्या थी, फीमेल टेराकोटा फिगर्स थी इंक्लूडिंग द मदर गॉडेस की हमारी सजेस्ट अ मैट्रिकल सोसाइटी और ऑन दैट हाईली रिवर्ड वुमेन, एक उन्होंने एक मैट्रियार्कल टेंडेंसी बनाई थी जिसमें उन्होंने एक टेराकोटा फिगर रखी थी एक फीमेल की, जिससे हम अपना मदर गॉडेस के नाम उससे भी जानते थे कि हमारी एक मदर गॉडेस है, एंड सजेस्ट मैट्रिकल सोसाइटी जिसमें एक हाईली रिवर्ड वुमेन भी होती थी। अब जो इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो क्या था, द इकोनॉमी रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर यानी कि वो कैसे अनाज वगैरह कमाते थे, बेचते कैसे थे, उस पे वो इकोनॉमी उनकी रिलाई करती थी, पैसा वैसा सब उनकी एग्रीकल्चर पे रिलाई करता था, वीट बैरली कॉटन इन सब पे, एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत महंगे और बहुत ज़्यादा लंबे रूट के जो ट्रेड वगैरह होते थे वो ट्रेड वहाँ से होती थी, ट्रेड नेटवर्क्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम ट्रेड, एंड वो क्या इंक्लूड करते थे कि मैरीटाइम ट्रेड जो मेसोपोटामिया तक जाता था ट्रेड, कि जिससे जो हमारी आईवीसी है वो मेसोपोटामिया से भी के साथ भी ट्रेड कर सकती थी मैरीटाइम रूट से। पीसफुल नेचर, अब उनका नेचर कैसा था, वो बिल्कुल पीसफुल था। एक्सकवेशन इंडिकेट अ लैक ऑफ लार्ज, एक्सकवेशन जो थी वो बहुत लैक थे, लार्ज होने के लिए डेडली वेपन बहुत खतरनाक वेपन थे, और जो जगह थी वो बहुत ही बड़ी थी, सजेस्टिंग अ पीस लविंग कम्युनिटी फोकस ऑन ट्रेड एंड सिविक अमेनिटीज। अब जो वहाँ की जो कम्युनिटी थी बस उनका फोकस किससे रहता था कि ट्रेडिंग पे रहता था, कि सामान आना ले जाना सामान्य का एक, और सिविक अमेनिटीज मतलब वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम था और लोगों की हाइजीन वगैरह थी वो उन सब पे बेस्ड थी, वो लोग डेडली वेपन्स या इन सब पे लड़ाई वगैरह पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, क्योंकि उनके समय जरूरत ही नहीं थी, अगर होती भी थी उनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स है जिससे वो आसानी से लड़ाई कर सकते थे, बट वो एक पीसफुल नेचर जीते थे वहाँ के लोग। अब डाइवर्सिटी एंड प्रोफेशन क्या था, द पॉपुलेशन वाज डाइवर्स, जो पॉपुलेशन थी वो डाइवर्स थी, कंपोज ऑफ फार्मर्स, कुछ उसमें से फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिस्ट थे, पॉटर्स एंड स्मिथ्स हु वर्कड विद कॉपर ब्रॉन्ज एंड प्रिसिशन स्टोन्स, स्मिथ्स जो थे जो कि उन पे काम करते थे कॉपर ब्रॉन्ज एंड प्रिसिशन स्टोन्स को बनाने में या निकालने में, एंड बाकी ये जो पॉपुलेशन डाइवर्स थी वो बहुत से लोग फार्मर्स हुआ करते थे, कुछ ट्रेडर्स, कुछ आर्टिस्ट, कुछ पोर्टर्स, ये सब का काम करते थे। अब ब्यूरियल प्रैक्टिसेस क्या होती थी, डेड बॉडीज वर टिपिकली ब्यूरेड, अब जो डेड बॉडीज थी उस समय जलाने का कोई साधन नहीं होता था,
इसलिए वो जमीन में गाड़ देते थे. Sometimes with poetry and ornaments to evidence of cremation also exist. वो जमीन के अंदर गाड़ देते थे और उसके साथ वो कुछ पोइट्री, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ यानी कि ऑर्नामेंट्स वाले कुछ खजाना टाइप कुछ स्टोन्स वगैरह हो गए या कुछ पोइट्री हो गई, वो हम सबके साथ क्रिमेशन में डाल देते थे, क्योंकि अब की जो एविडेंस देखा जाए तो उनमें ये सब चीज़ें मिली है एक बॉडी के साथ, डेड बॉडीज वगैरह और इन सब के साथ ऑर्नामेंट्स, पोइट्री सब भी एग्जिस्ट करी है. सोसाइटी, कल्चर एंड डेली लाइफ उनका क्या था कि कौन सा कल्चर था, कौन सी उसकी डेली लाइफ उनकी चलती थी. क्लोथिंग, पीपल वॉर वुवन कॉटन एंड वूल गारमेंट्स. जो पीपल थी वो वूल के गारमेंट्स पहनते थे एंड वुवन के कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे. लाइफस्टाइल जो थी, अब उनकी जो लाइफस्टाइल थी, दे एंजॉय एंटरटेनमेंट, वो बहुत एंटरटेनमेंट से रहते थे, वो एंजॉय करते थे, सच एज म्यूजिक, डांस एंड टॉयज फॉर चिल्ड्रन. मतलब कि वहाँ पे जो म्यूजिक, डांस एंड जो टॉयज वगैरह, टॉयज चिल्ड्रन के लिए होते थे, उनसे एंटरटेन करते थे बाकी के लोग. म्यूजिक, डांस, इन सब से एंटरटेन होते थे. अब हाइजीन क्या था, द सिटी इज फीचर्ड sophisticated sanitation system था वहाँ पे, इंक्लूडिंग प्राइवेट बाथ एंड पब्लिक वाटर फैसिलिटीज. वहाँ पे पब्लिक के लिए भी वाटर फैसिलिटीज हुआ करती थी एंड उनके प्राइवेट बाथ्स भी हुआ करते थे. और जो सैनिटेशन सिस्टम था वो बहुत बड़े थे, मतलब हर उसमें सैनिटेशन होता रहता था, तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल हाइजीन रहते थे ये लोग. रिलीजन, अब किस रिलीजन को ये लोग मानते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC रिलीजन लार्जली इंटरप्रेटेड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स. इंटरप्रेटेड मतलब कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल थे उन्होंने फाइंड करा कि रेदर देन डिसपिट टेक्स्ट्स अपीयर टू हैव बीन पॉलीथिस्टिक एंड नेचर ओरिएंटेड, पॉसिबली फीचरिंग अ मदर गॉडेस, अ प्रोटो शिवा, यानी कि जो शिवा थे उनको उनकी फिगर मिली एंड ट्री एनिमल वर्शिप. वो उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला कि वो किसकी रिलीजन क्या पढ़ते थे, बट जो उनको मिला था उसमें शिवा की वर्शिप होती थी एंड वो लोग सिर्फ ट्रीज, एनिमल्स, इन सब की वर्शिप करते थे. While no clear temples were found, वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं, कोई फाउंड नहीं करा गया, कोई सेक्रेट रिचुअल्स नहीं फाउंड करे गए. लाइकली टू प्लेस एट साइट्स लाइक द ग्रेट बाथ, जैसे कि ग्रेट बाथ थी वो जाना जाता था, बट उसके जैसे यहाँ पे कोई टेम्पल्स, रिचुअल्स, कोई भी प्लेसेस, साइट्स कोई फाउंड नहीं करी गई थी. इसीलिए वो लोग ट्रीज, एनिमल्स और एक शिवा मूर्ति थी, बस प्रोटो शिवा थी, उन सबको ही मानते थे, ज़्यादा वो रिलीजन फॉलो नहीं करते थे. अब की एक्सपेक्ट क्या थे IVC के रिलीजन के. जो मदर गॉडेस वर्शिप थी, मदर गॉडेस मतलब कि वो ये मदर गॉडेस न्यूमिरस जो टेराकोटा फिगराइन थी, जिन्होंने टेराकोटा पत्थर से जिन्होंने फिगर्स बनाई हुई थी, A strong cult of female की थी. Deity associated with fertility and earth worship, यानी कि वो इसलिए बनाए रखी थी क्योंकि वो अर्थ की वर्शिप करते थे, यानी कि धरती माता की वर्शिप करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी एक टेराकोटा फिगर बनाई थी, रिसेंबलिंग लेटर हिंदू गॉडेस ट्रेडिशन. एंड बाद में जाके वो एक हिंदू गॉडेस का ट्रेडिशन बन गया है, क्योंकि आज के ज़माने में भी हम लोग धरती माता को पूजते हैं, तो वो लोग भी सिर्फ उनको भी मानते थे, तो उन्होंने टेराकोटा फिगर से एक फिगर बनाई थी जिससे कि वो उन्हीं की वर्शिप करते थे. अब प्रोटो शिवा क्या थे, पशुपति सील. अब एक पशुपति सील थे, एक जिसको प्रोटो शिवा के उससे भी जानते हैं, अरिनाउड सील फ्रॉम मोहनजोदारो, जो कि मोहनजोदारो की फैमिली थी. डिपिक्ट सेटेड पॉसिबली थ्री फेस थे, थ्री फेस की वो फिगर थी, सराउंडेड बाय एनिमल्स, कि वो एनिमल से सराउंडेड थी. इंटरप्रेटेड बाय सम एज precursor टू द हिंदू deity शिवा. जो हमारे शिव जी थे उनकी ये एक थ्री फेस की फिगर थी जो कि मिलती, जो जिसमें एनिमल्स उनके आसपास थे, तो इसलिए उन्हें प्रोटो शिवा भी कहते थे और एक पशुपति सील के उससे भी जानते थे. नेचर वर्शिप, अब नेचर को वो वर्शिप करते हैं, नेचर को भी अपना भगवान मानते थे. एविडेंस, इनके एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर द वर्शिप ऑफ एनिमल्स. बुल्स, सर्पेंट्स, यानी कि वो जो बुल्स होती थी उनको उनकी वर्शिप करते थे. सर्पेंट, सांप की वर्शिप होती थी, बोलते हैं नागास की वर्शिप होती है, आजकल भी होती है. ट्री, स्पेसिफिकली द पीपल और
acacia and natural elements. जो बहुत नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो उन सब की भी पूजा करते थे, बट जो मेन जो ट्रीज वगैरह होते थे वो पीपल और अकेशिया जो ट्री थे उनकी मेन वर्शिप करते थे, क्योंकि कहते हैं पीपल जो था वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता था। एंड हमारे होल जो हिंदू मैथोलॉजी आप उनके समय में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वर्शिप होती थी, तो ये नेचर की वर्शिप हिसाब से करते थे। एंड जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स मौजूद थे वो बुल्स और सर्पेंट्स की वर्शिप होती थी। फर्टिलिटी सिंबल्स क्या थी वहाँ के? स्मॉल स्टोन ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टोन से ऑब्जेक्ट्स थे। आइडेंटिफाई एज यूनिस, अब उनको आइडेंटिफाई यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। सिंबल्स ऑफ फेमिनाइन क्रिएटिव एनर्जी, अब जो वहाँ पे जो फीमेल की जो सिंबल थे फेमिनाइन के, वो एक एनर्जी को दिखाता था, दर्शाता था। एंड लिंगम्स phallic symbols, lingams are the phallic symbols. They suggest a focus on fertility and early forms of Shiva Shakti worship. जो कि क्या दिखाता था, एक शिवा शक्ति की वर्शिप को दिखाता था, जो कि सिंपल वो उसी चीज पे फोकस करते थे। रिचुअलिस्टिक बाथिंग, अब रिचुअलिस्टिक बाथिंग क्या होती है? तो द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इज कंसीडर्ड बाय स्कॉलर्स टू बी अ साइट फॉर रिचुअल प्यूरिफिकेशन फॉर सेरेमोनियल बाथिंग। द ग्रेट बाथ इससे जाना जाता था, जैसे मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ा जगह थी वो सिर्फ ग्रेट बाथ ही थी। अब उन्होंने क्या कहना चालू कर दिया, जो स्कॉलर्स वगैरह होते थे, बड़े बड़े जो पुजारी या बड़े जो लोग होते थे, वो एक रिचुअल जब परफॉर्म करते थे तो वहाँ सबसे पहले वो ग्रेट बाथ के अंदर बात करते थे। एंड अगर कोई सेरेमोनियल बाथिंग कर रहा है, यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए वो बात करते हैं कि वो अपने आप को उस बात के बाद अपने आप को प्यूरिफाई कर सके। सेरेमोनियल बाथिंग, अगर तुम किसी का क्रिमेशन करके आते हो तो उसके बाद आप लोग नहाते हो, तो यही उसमें था कि वो क्रिमेशन के बाद भी उसमें जाके नहाते थे, इसलिए उसको रिचुअलिस्टिक बाथिंग कहा जाता था। अब रिचुअलिस्टिक सिंबल्स क्या थे? रिचुअलिस्टिक सिंबल्स फील्स ऑफ्टन डिपिक्ट्स अ स्वास्तिका सिंबल। अब जो वहाँ की एक मेन फील थी वो थी एक स्वास्तिका सिंबल, जो कि आज 21st सेंचुरी में भी हम लोग यूज करते हैं, एक स्वास्तिका सिंबल विच लेटर बिकम सिग्निफिकेंट इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड जो वो सिंबल है, जो सील है, अब वो तीनों धर्म में मानी जाती है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये तीनों जो धर्म है ये भी मानते हैं इस सील को। अब ब्यूरियल प्रैक्टिसेस क्या होती थी? The dead were typically buried or cremated, often with items indicated a belief in an afterlife. आज के ज़माने में भी माना जाता है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो जब उसको जलाने या दफनाया जाता है तो उसके साथ उनका कुछ ज़रूरी सामान भी रखा जाता है। तो उस समय भी ये लोग वही करते थे, जब भी किसी डेड बॉडी को क्रिमेटेड मतलब ये ज़मीन के अंदर गाड़ने जाते थे तो वहाँ पे ये लोग आफ्टर लाइफ के लिए उनके लिए कुछ सामान रखते थे कि वो आफ्टर लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सके, कि उनको आफ्टर लाइफ में भी कोई दिक्कत ना हो सके। मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू, कुछ स्कॉलर्स जो कुछ आज के ज़माने में जो इंसान जो ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, वो करते हैं। मैनी स्कॉलर्स उन्होंने आर्ग्यू करी कि कंटिन्यूटी बिटवीन Indus Valley religions practice and later Hinduism suggested that the culture evolved rather than disappeared. उन्होंने क्या करा कि जो इंडस वैली में जो रिचुअल प्रैक्टिस होते थे वो हिंदुइज्म ने लेटर इन्वॉल्व कर लिए थे, कि उन्होंने इसलिए इन्वॉल्व करते कि अगर हम ये इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आगे जाके ये डिसअपेयर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कोई जानेगा नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से रिचुअल्स माने जाते थे, इसलिए हिंदुइज्म ने इन्होंने अपने कल्चर्स को इन्वॉल्व कर लिया था। कुछ स्कॉलर्स याद करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग सिस्टम क्या थी वहाँ की? द इंडस वैली जो स्क्रिप्ट इज एन अनडिसिप्लिएड राइटिंग सिस्टम थी, यूज अराउंड 26,000 टू 1900 BC के अंदर ये यूज हुई थी। सबसे पहले स्टार्ट 2600 से स्टार्ट हुई थी। फीचरिंग 400-600 यूनिक पिक्टोग्राफिक सिंबल्स हैं इनके। It is generally believed to be a logislabic system written right to left. And written right से हमेशा स्टार्ट होता था, लेफ्ट पे जाके खत्म होता था, इन्होंने सीखा था। एंड 400 से लेके 600 तक इनके पिक्टोग्राफिक सिंबल्स थे जिससे वो इजीली पढ़ लिख सकते थे। एंड उन सबका हर एक का अलग अलग मीनिंग होता था। एंड जो सिस्टम था वो रिटर्न उन्होंने इसलिए स्टार्ट करा था कि उन्होंने राइट टू लेफ्ट से लिखना चालू करा था। आफ्टर इन बुशट्रॉफिडन स्टाइल में, कौन से स्टाइल में?
बूस्ट्रॉफिडन स्टाइल में लिखना चालू कर दो। राइट टू लेफ्ट के सिस्टम को बूस्ट्रॉफिडन स्टाइल कहते हैं। प्राइमरीली फाउंड ऑन सील्स, वो भी सील्स पे फाउंड होता है। द स्क्रिप्ट लाइकली सर्व एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो स्क्रिप्ट होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती थी। अब यहाँ पे आप इंडस स्क्रिप्ट में देख सकते हैं, जो यहाँ फोटो ऐड हुई है उसमें आप देख सकते हैं। की फीचर्स ऑफ द इंडस राइटिंग सिस्टम क्या थी? की फीचर्स क्या थे इंडस राइटिंग सिस्टम की? नेचर, अब लोगो स्लेबिक थी, लोगो बहुत सारे थे उसमें, उनसे ये लोग पढ़ते थे। स्लेबिक कंबाइनिंग साइंस दैट रिप्रेजेंट्स एंटायर वर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ फोनेटिक साउंड्स। अब जो वो साइंस है वो कंबाइन थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे एंटायर वर्ड को, ऑब्जेक्ट्स को और फोनेटिक साउंड्स को। ओके, वो एंटायर करते हैं। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि इसमें वर्ड्स दिखा रखे हैं कि कैसे कंबाइन हो रखे हैं और किस हिसाब से इनका पूरा मीनिंग बनता है। कैरेक्टर्स क्या थे? अब रफली 400 to 600 थे। डिस्टिंक्ट सिंबल्स भी थे उसमें, पिक्टोग्राफ भी थी। हैव बीन आइडेंटिफाइड इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। अब उसके अंदर आप लोगों को ह्यूमंस भी आइडेंटिफाई की, इंक्लूडिंग ह्यूमन की, ह्यूमन का कैसे बोल सकते हैं हम, एनिमल्स कैसे कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप, अलग अलग टाइप की शेप्स भी इंक्लूड थी उन 400 to 600 की स्क्रिप्ट्स के अंदर। डायरेक्शन, मोस्ट, अब डायरेक्शन कहती है मोस्टली रिटन राइट टू लेफ्ट। आज के ज़माने में भी राइट से लेफ्ट ही लिखते हैं और उस समय भी राइट टू लेफ्ट में ही लिखा जाता था सबसे ज़्यादा। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो पोस्टॉफिडन, मीनिंग इट अल्टरनेट्स डायरेक्शन। पोस्टॉफिडन एक मीनिंग था जिसमें अल्टरनेट डायरेक्शंस में लिखा जाता था, जैसे राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, यानी कि या तो राइट टू लेफ्ट में लिखते या राइट टू लेफ्ट टू राइट में। और सक्सेसिव लाइंस में, जो सक्सेसिव लाइंस होती थी, मतलब कि बहुत महान तरह की जो लाइन होती थी उनके लिए। यूसेज, अब क्या यूसेज थी? कॉमनली फाउंड ऑन सोपस्टोन। अब किस पे सबसे ज़्यादा फाउंड करी गई थी? सोपस्टोन जो थे उनके अंदर। स्टैटिक सील्स, कॉपर टैबलेट्स एंड पोएट्री, मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन रेदर देन लॉन्ग लिटरेचर। अब वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिटरेचर, मतलब कि पूरा पूरा एक पैराग्राफ उतारने से बढ़िया वो लोग यूज़ करते थे इसको एक सोपस्टोन सर्टिफिकेट, जो सील्स वगैरह होती थी कि आइडेंटिफिकेशन की, हाँ ये जान सके ये आईवीसी की है, ये इस चीज़ के बने हुए, ये चीज़ का, उन सबको फॉर्म करने के इन्होंने ये इसका यूज़ करना स्टार्ट करा था। कॉपर टैबलेट्स इन सब पे ज़्यादा यूज होती थी, कि जिससे लॉन्ग लिटरेचर से उन्होंने ये छोटे छोटे वर्ड्स बनाना और लिखना स्टार्ट कर दिए थे। लेंथ क्या थी अब उनकी? एक्सट्रीमली ब्रीफ, मतलब कि सब बहुत ज़्यादा छोटी थी। द एवरेज इंस्क्रिप्शन जो थी कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 साइंस, जो उनकी जो एवरेज इंस्क्रिप्शन थी बस 5 साइन करते थे। वैसे तो रफली आप यहाँ पे 400 to 600 कह रहे, बट मेनली जो थी बहुत इन्होंने लेंथ छोटी कर दी थी। अब जो साइंस है उन्होंने 5 कर दिए थे। विद द लॉन्गेस्ट होल्डिंग ओनली 26 उन्होंने इनके मेन जो इनके साउंड से लिखने वाले वो सिर्फ 26 रखे थे। अभी जान सकते हैं हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे भी था। अब कॉमन यूसेज एंड मटेरियल्स क्या थे? सील्स एंड टैबलेट्स, सील्स जो टैब और टैबलेट्स थे, मोस्ट एग्जांपल्स आर ऑन और क्रिएट एन इंप्रेशन फ्रॉम सील्स मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक स्टैटिक। अब जो सील्स और टैबलेट्स वो किस लिए यूज होते थे कि जो सील्स बनाते हैं वो लोग स्टार्टिंग से उस पर एक इम्प्रेशन डाल सके बहुत अच्छा, कि वो लगे कि हाँ एक सील है जो कि एक स्टैटिक मटेरियल से बनी हुई है। अब जो पोइट्री एंड टूल्स होते थे उस पर इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन पोइट्री टूल्स एंड कॉपर टैबलेट्स सजेस्टिंग यूसेज इन ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अब जो उनके पोइट्री टूल्स थे वो पोइट्री टूल्स कॉपर टैबलेट्स उनके ऊपर ये इसलिए सील्स लगाते थे, इसलिए लिखते थे कि प्रॉपर जो आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आईवीसी से ही आ रखी है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज होते थे, जिससे कि कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्योंकि आप आज के ज़माने में भी देखते हो कि आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों पे आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब कि चीज़ लगी हुई होती है कि इस कंपनी का है या इस ज़माने का, ऐसे टाइप की सील्स होती थी उस पर, कि जिससे
आइडेंटिफिकेशन हो सके कि इसी जमाने का है या इसी कंपनी का है। अब साइन यूसेज क्या यूज करते थे? साइंस ऑफ्टन इंक्लूड पिक्टोग्राफ्स, फोटोज, किसी किसी चीज की फोटोज यूज होती थी, जैसे कभी प्लांट ट्री इन सब की ले लिए, किसी सीन की ले ली, ऑफ ह्यूमंस की भी होती थी, इसमें एनिमल्स भी होते थे, अननोन सिंबल्स भी इनकी, इन सब की पिक्टोग्राफ होती थी। डिसएपियरमेंट चैलेंज एंड थ्योरीज भी क्या थी अब इनकी? लैक ऑफ बिलिंगुअल्स। अब क्या लैक आई थी बिलिंगुअल से? एब्सेंस ऑफ बिलिंगुअल जो टेक्स्ट है उनकी बहुत एब्सेंस थी, सच एज अ रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन्स में नहीं थी। मेक डायरेक्ट ट्रांसलेशन इफ पॉसिबल। उन लोगों को बहुत दिक्कत आती कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन में उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए उनका लैक ऑफ बिलिंगुअल्स में बहुत लैक होती थी। वो कभी इन सब चीज़ों को टेक्स्ट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो डायरेक्ट अभी ट्रांसलेशन करना नहीं सीखे थे। अननोन लैंग्वेज क्या थी अब उनकी? The underlying जो language is known unknown through popular theories purposes. जो known languages थी वो underlying languages unknown through popular theories थी. Propose a form of early Dravidian or isolated languages. इनके लिए बहुत सारी unknown languages भी होती थी, जैसे द्राविडियन और आइसोलेटेड लैंग्वेज, जिसको वो पॉपुलर थ्योरीज वगैरह में नहीं कर पाते थे। अब रीबस प्रिंसिपल क्या थे? सम रिसर्चर्स सजेस्ट द रीबस प्रिंसिपल वाज यूज्ड। जो रीबस प्रिंसिपल था वो इसलिए यूज करा जाता था, यूजिंग द सिंबल फॉर फिश के लिए यूज करा जाता था रीबस सिंबल, टू ऑल्सो मीन स्टार और लीडर। और रीबस सिंबल एक स्टार और एक लीडर के लिए भी रिप्रेजेंट कर जाता है इफ दे शेयर सिमिलर साउंड, क्योंकि वो एक सिमिलर साउंड रिप्रेजेंट करता था, इसलिए स्टार और लीडर के लिए उन्होंने यूज करना चालू कर दिया था। साइन एंड साइन सीक्वेंस एनालाइज। अब इनका साइन और साइन सीक्वेंस एनालाइज चल रहा है। साइन काउंट एस्टिमेट्स वेयर अमंग स्कॉलर्स जो थे, विद सम एस्टिमेटिंग 425 अस्कोपार्पोला टू अदर सिटिंग अराउंड 600। इनके जो साइन काउंट होते थे वो 4 to 5 से लेकर 600 तक होते थे। इवॉल्व सिस्टम कितना इवॉल्वमेंट था? द स्क्रिप्ट लाइक इवॉल्व फ्रॉम सिंपल पोर्टर्स मार्क्स इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिस्टम। अब वो स्क्रिप्ट जब इवॉल्व होती थी, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती थी, इसलिए क्योंकि वो सिंपल जब पोर्टर्स होते थे बिल्कुल, अब उन पर अगर वो कोई कुछ चीज़ लिख दे, कुछ मार्क कर दे, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी कि वो सिंपल स्ट्रक्चर एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट, जिससे वो ज़्यादा महंगा उसमें बेच सकते थे। डिसएपियरमेंट चैलेंज हाइपोथेसिस क्या थी? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। नो, रोसेटा जो स्टोन थे, देयर इज नॉन बिलोंगल टेक्स्ट उनको भी कहा जाता था। एग्जाम्पल, इंडस स्क्रिप्ट पेयर विद नॉन लैंग्वेज। जो इंडस की स्क्रिप्ट थी वो पेयर के साथ नॉन लैंग्वेज, कुछ जाने पहचाने लैंग्वेज से उन्होंने इंडस की स्क्रिप्ट बना रखी थी टू हेल्प डिसअपियर इट, कि वो उन सबको जान सके क्या चीज़ें क्या लिखी है। अब जो उनके अननोन लैंग्वेज होती थी, द लैंग्वेज फैमिली, जो लैंग्वेज की फैमिली होती थी वो अननोन थी, तो पॉपुलर हाइपोथेसिस सजेस्ट द्राविडियन और अर्ली इंडो यूरोपियन रूट्स के, उनसे इन लोगों को अननोन लैंग्वेज के बारे में पता चलने लगा था। डिसएपियरमेंट स्टेटस क्या था? इट मीन्स अनरीड, वो उनको रीड ही नहीं कर पाते थे। मीनिंग द मैसेजेस बिहाइंड द सिंबल्स आर स्टिल अ मिस्ट्री। अब हमें क्या पता चला, जो इन सिंबल्स जो आपको दे रखे हैं इनके पीछे की मीनिंग आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया कि इनका मतलब ही क्या है, वो अभी तक मिस्ट्री ही रह चुके। राइटिंग एवोल्यूशन क्या है? अब जो इनके पीछे का सिंबल्स वगैरह होते थे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो इन सब लोगों को पढ़ पाते थे उस जमाने में। अब के जमाने में कोई इनको नहीं कर सकता डिकोड। राइटिंग एवोल्यूशन क्या था? जो स्क्रिप्ट अपीयर्ड फुली डेवलप्ड, जो स्क्रिप्ट थी वो फुली डेवलप्ड हो गई थी कौन सी बीसी में? 2600 बीसी, बिफोर कॉमन एरा में बिल्कुल स्क्रिप्ट जो थी वो अपेयर हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, और एट बिगेन टू डिसअपियर विद डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन अराउंड 1800 बीसी। एंड धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट भी खत्म होने लगी थी जैसे जैसे सिविलाइजेशन का अंत आने लग गया था। 1800 बीसी के अंदर धीरे धीरे ये राइटिंग एवोल्यूशन भी खत्म होने लग गया था। टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन क्या थे इनके?
The Indus Valley Civilization (IVC) circa 3300 से लेकर 1300 BCE was a Bronze Age के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ था. सोसाइटी रिनोन फॉर पायनियरिंग अर्बन प्लानिंग, उन्होंने पायनियर कर अर्बन प्लानिंग के लिए हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, उन्होंने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बनाना चालू कर दिया. एंड सैनिटेशन के लिए टेक्नोलॉजीज, जैसे कि जो वहाँ की इंडस वैली में सैनिटेट भी होती रहे बार बार, तो उन्होंने इनके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्टार्ट कर दिया था. अब जो की इनोवेशंस थे वो क्या थे? इंक्लूड स्टैंडर्डाइज्ड फायर्ड ब्रिक. अब उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड फायर जो ब्रिक होती थी वो यूज करते थे ये लोग. कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन फ्लश टॉयलेट्स. अब हमारे इसमें फ्लश टॉयलेट्स होते हैं, बट उस समय इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन फ्लश टॉयलेट इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था. ये इनकी फर्स्ट इन्वेंशन थी. एंड अर्बन सीवरेज सिस्टम, जो सीवर्स का था वो भी इनका फर्स्ट सिस्टम था, ये भी एक इन्वेंशन थी. प्रिसाइज मेजरमेंट सिस्टम, इनके बिल्कुल मेजर करे हुए इनके सिस्टम थे. और लॉस्ट फैक्ट्स भी थे, उन्होंने बिल्कुल मेजर करके सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट की. फर्स्ट फ्लश टॉयलेट बनाना स्टार्ट कर दिए थे. अर्बन सीवर की भी उनकी उन्होंने ऐसे बना रखे थे जिससे कभी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी. पानी इजीली जाता था, बहता था इजीली, कभी भी बाहर नहीं आता था. अगर कभी भी फ्लड या कभी भी रेन ओवर रेन या कुछ भी हो जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी इनको. अर्बन प्लानिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग क्या थी इनकी? ग्रिड सिस्टम. Cities like Harappa and Mohenjo-daro were laid out in a precise grid pattern है. इनका स्ट्रीट्स का बहुत अच्छा ग्रिड पैटर्न बना रखा है, विद स्ट्रीट्स ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ से साउथ तक लेके और ईस्ट से वेस्ट तक लेके इन्होंने बहुत ही अच्छा वो बना रखा है. ईस्ट सिस्टम नॉर्थ और एंड जो अब इनकी बर्न्ट ब्रिक टेक्नोलॉजी थी, यानी कि ब्रिक कैसे उन्होंने बनाना स्टार्ट करी थी. They invented durable standardized kiln fired bricks. अब उन्होंने durable standardized kiln fired bricks standardized kiln fired bricks से उनकी with a ratio of 1:2:4 for construction के लिए उन्होंने यही रेशियो चूज करी थी. Superior to the sun dried bricks used elsewhere, जो उनके लिए superior थी सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब कि जो सूरज के नीचे जो ब्रिक्स रखी जाती थी सुखाने के लिए, उससे और ब्रिक्स जो थी वो मजबूत हो जाती थी, तो कहीं और यूज करते थे. अब जो उनका वाटर मैनेजमेंट था वो कैसा था? दे यूटिलाइज एडवांस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग. उन्होंने एक एडवांस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग यूज करी थी, इंक्लूडिंग ओवर 700 वेल्स के ऊपर, रिसीवियर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम विद स्पेशलाइज्ड मैनहोल्स फॉर क्लीनिंग. उन्होंने स्पेशल मैनहोल्स भी बना रखे थे वाटर मैनेजमेंट के लिए. एंड 700 वेल्स उनके. एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग उन्होंने यूज करी थी एडवांस फॉर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट के लिए. सैनिटेशन क्या थी? हाउस फीचर डेडिकेटेड बाथिंग एरिया, जो हाउस में जो डेडिकेटेड बाथिंग एरिया थे एंड टॉयलेट्स कनेक्टेड टू कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके वो सीधे कनेक्ट होते थे, जिससे कि दिक्कत ना आए. सामान इधर से उधर बिल्कुल भी जो पानी वगैरह बिल्कुल वेस्ट भी ना हो, बट कहीं इधर से उधर फैला ना रहे और इकट्ठा ना हो, इसलिए उन्होंने सीधा स्ट्रीट्स के ड्रेन्स में जाके उनको कनेक्ट कर दिया था. रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट इंडोर प्लम्बिंग. एंड ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडोर प्लम्बिंग को, अर्लीस्ट इंडोर प्लम्बिंग को रिप्रेजेंट करता है ये. टेक्नोलॉजी इन्वेंशन. मेटलर्जी एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी क्या थी? मेटलर्जी मेटल से क्या बनाते थे और क्राफ्ट टेक्नोलॉजी उनके उस समय की क्या थी? जैसे कोई भी मेटल की चीज बनाते तो उनपे बहुत जल्दी रस्ट पड़ जाता था, बट इनके उसमें नहीं पड़ता था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर्किंग. अब कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर्किंग का वर्क कैसा होता था? दे डेवलप्ड एडवांस मेटलर्जी. उन्होंने बहुत एडवांस मेटलर्जी डेवलप करती थी, क्रिएटिंग वेपन्स बनाने के लिए एक्सेस, स्पीयर्स, एरोहेड्स एंड टूल्स. एरोहेड्स मतलब कि तीर कमान एंड टूल्स, सोर्स, चीसल्स फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज से ये डेवलप इन्होंने करा था और बहुत सारे इन्होंने वेपन्स बनाए थे. लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या थी? दे क्रिएटेड इंट्रिकेट फिगराइंस. उन्होंने बहुत इंट्रिकेट फिगराइंस बनाई, सच एज अ डांसिंग गर्ल
उन्होंने एक डांसिंग गर्ल की फिगर बनाई थी, उसको लॉस वेग कास्टिंग कहते हैं। यूजिंग द लॉस वेग कास्टिंग टेक्निक, लॉस वेग कास्टिंग टेक्निक से इन्होंने डांसिंग गर्ल की एक बहुत अच्छी फेमिनाइन फिगर बनाई थी। बीड्स मेकिंग क्या होती थी? आर्टिशंस वेर हाईली स्किल्ड, जो आर्टिशंस है बहुत हाईली स्किल्ड होते थे इन क्रिएटिंग कैरमेलियन बीड्स, उन्होंने बनाना सीखा था। यूजिंग स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी को भी सीखा था, जिससे उन्होंने एक क्रैनिलियन बीड्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। फाइन्स एंड शेल इंडस्ट्री, फाइन्स एंड शेल इंडस्ट्री क्या होती थी? मैन्युफैक्चर ऑफ ceramics and bangles made from shells। अब उन्होंने मैन्युफैक्चर भी करने स्टार्ट कर दी थी, जैसे बैंगल्स, चूड़ियाँ जो बनाते थे वो लोग शेल से बनाते थे। फैंसी ग्लेज्ड मटेरियल जो होता था एंड स्टोन वेयर, स्टोन से भी बनाते थे, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो शेल से बैंगल्स वगैरह बनाते थे। आपने बहुत सारी शेल्स की चूड़ी देखी होगी, बट आजकल असली शेल मिलता ही नहीं है। उस समय पे ये सब चीज़ें होती थी, इस समय पे मिलेगी, बट आपको बहुत मेहनत से मिलेगी, इजीली तो मिल नहीं सकती। अब वेट मेजर्स एंड टूल्स, अब उनका वेट और मेजर्स कितने साइज के होते थे, टूल्स कैसे होते थे। स्टैंडर्डाइजेशन जो थी, डाइवीसी डेवलप्ड अ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, उन्होंने बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, मतलब स्टैंडर्ड के टाइप से उन्होंने, अब के ज़माने में जैसे स्टैंडर्ड लोग कहते हैं वैसे ही टाइप का उन्होंने सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया था। सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड, और ट्रेड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मेजर करना चालू कर देते हैं। वेट उनका कितना होता है वो सब मेजर उन्होंने करना चालू कर दिया था। यूजिंग स्टोन वेट्स एंड प्रिसाइज इंस्टेंट रेशियो, अब जो ट्रेडिंग का सामान जाता था वो लोग वो मेजर कैसे करते थे? एक स्टोन यूज करते थे, जिससे कि स्टोन से पता चल जाता था कि इस सामान का वेट कितना है, वो चीज़ जो कंसिस्टेंट रेशियो वो कितनी है, वो सब ये लोग इन लोगों ने सीखना चालू कर दिया था। मेजरिंग टूल्स, हम टूल्स को कैसे मेजर करते थे? एक्सकेवेशंस फाउंड आइवरी एंड शेल स्केल्स, आइवरी और जो शेल्स होते थे उनके स्केल्स इनको मिलते थे विद प्रिसाइज मार्किंग्स, ये उन पे मार्क करते थे एक बहुत अच्छे तरीके से, एंड इंडिकेटिंग अ हाईली डेवलप्ड एक्यूरेसी इन लेंथ मेजरमेंट, एंड उन्होंने बहुत हाईली डेवलप्ड एक्यूरेसी से उसकी जो मेजरमेंट होती थी, लेंथ होती थी, वो उसको डेवलप करते थे। टूल, एंड वो सिर्फ टूल्स वगैरह शेल्स, आइवरी, इन सब चीज़ों से ही बनाते थे। अब टूल्स क्या थे? इनोवेशंस जो उन्होंने इनोवेशन करी थी इंक्लूड स्पेशलाइज्ड सोर्स मतलब कुल्हाड़ी, नीडल्स यानी कि सुई वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, फिश हुक्स एंड टूल्स फॉर ड्रिलिंग के लिए भी टूल्स बनाए, फिश हुक्स बनाना चालू कर दी मछली पकड़ने के लिए, नीडल्स बनानी चालू कर दी थी कुछ कपड़े वपड़े सीलने के लिए, सॉस, पेड़ काटने के लिए, ये सब उन्होंने बनाना चालू कर दिए थे। अब यहाँ पे टॉप 10 इन्वेंशंस देख सकते हैं आप, इन सब चीज़ों इसमें लिखे कहाँ है, बट आप देख सकते हैं। मेडिकल एंड अदर इनोवेशंस क्या थी? अब उन्होंने, अब तो आप ड्रेनेज वगैरह सब देख लोगे, पर किसी की तबीयत खराब होगी तो उसके लिए भी तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो उन्होंने मेडिकल एंड अदर इनोवेशन भी देखने चालू कर दिए थे। डेंटिस्ट्री, एविडेंस फ्रॉम Meerkat shows bead crafters used bow drills to treat tooth-related disorders. अब डेंटिस्ट्री क्या होता है? अब हमारे ज़माने में डेंटिस्ट कहते हैं, बट इनके ज़माने में डेंटिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। तो उन्होंने क्या करा था, मेरघर जो है उसमें वहाँ पे शो होता है, बीड जो क्राफ्टर्स होते थे उन्होंने ऐसी बो ड्रिल बनाई थी जिससे हम अपने किसी भी दांत का रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते थे टूथ के, इन वाइवो डेटिंग बैक टू 7000 BCE में इन्होंने ये सब चीज़ें चालू कर दी थी। उस बीट क्राफ्टेड बो ड्रिल से हम लोग अपने टूथ के डिसऑर्डर को ठीक कर सकते थे। कॉटन टेक्सटाइल, अब अदर इनोवेशन में क्या थी? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन से टेक्सटाइल बनाना चालू कर दिया। दे वे पायोनियर्स, जो वो पायोनियर्स थे इन ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग कॉटन फॉर क्लोथ। अब उन्होंने जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे कॉटन से क्लोथ बनाना स्टार्ट कर दिया। आप पहनते ना अभी कॉटन के कपड़े वगैरह, तो उन्होंने वो धीरे धीरे चालू कर दिए थे।
नेविगेशन, अब नेविगेशन दे बिल्ड व्हाट इज बिलीव टू बी, उन्होंने वो बनाना चालू करा जिसके ऊपर लोग बिलीव करते थे। द वर्ल्ड अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड एट लोथल, उन्होंने सबसे वर्ल्ड का एक अर्लीस्ट डॉकयार्ड बनाया था लोथल में, फैसिलिटेटिंग मैरीटाइम ट्रेड के लिए, और कि जिससे उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल सके मैरीटाइम ट्रेड से। अब पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या थी? पब्लिक यूटिलिटीज़, एविडेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, अब उन्होंने स्ट्रीट जो थी उसके ऊपर, आप सोच सकते हो कि पहले के ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स होती होंगी, अब के ज़माने में तो बोल सकते 21st सेंचुरी में, बट आईवीसी के टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स थी। उन्होंने पब्लिक के वेल्स कुएं बनाना स्टार्ट कर दिए थे, एंड इवन वेस्ट डिस्पोजल बिन्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए जिसपे वेस्ट के लिए वो एक कूड़ेदान जिसमें वो अपना वेस्ट का डिस्पोजल उसमें डाल सके। मतलब कि आप सोच समझ सकते कि जो आईवीसी थी वो कितनी वेल डेवलप, कितनी हाईली एक तरीके से वो पीपल थे, कितने हाईली एडवांस डेवलप के लोग थे वो लोग, जो आज 21st सेंचुरी में जो चीज़ें हो रही है वो लोग जभी के जभी कर चुके थे। अब डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या था? अब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे होने लगा, धीरे धीरे कैसे ये खत्म होने लगी आईवीसी। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1900 से 1300 बिफोर कॉमन एरा से, was not an abrupt collapse, वो कैसा कोलैप्स नहीं था कि एकदम से हो गया, बट अ ग्रेजुअल रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवन बाय क्लाइमेट चेंज। ऐसा नहीं था कि वो फटाफट अपना आप ही ऐसे कोलैप्स होने लग गया, नहीं, वो किस लिए कोलैप्स होना स्टार्ट करता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, स्पेसिफिकली डिक्रीजिंग मॉनसून रेनफॉल, जैसे जैसे मॉनसून रेनफॉल डिक्रीज होने लगा था, यानी कि बारिश आना कम हो गई थी, और इन सारी चीज़ें, जो उनकी सरस्वती रिवर थी वो जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी थी, पानी सूखने लगा था। दिस कॉज ड्रॉट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, उन्होंने इकोलॉजी में बहुत इम्बैलेंस बनाना चालू कर दिया। एग्रीकल्चर जो था उनका डिक्लाइन होने लगा था कि अगर जब बारिश ही नहीं आएगी, मॉनसून ही नहीं बनेगा, तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, वो खाना पीने का सामान कैसे उगाएंगे, तो वो डिक्लाइन होने लगा था धीरे धीरे। Promoting inhabitants to migrate eastward towards the gigantic plains, and धीरे धीरे उसके बाद से वो लोग माइग्रेट करने लग गए थे, यानी कि इस आईवीसी से वो धीरे धीरे जायंटिक प्लेन्स ईस्टवर्ड की तरफ जाने लग गए थे, क्योंकि उस समय वहाँ पे उनके लिए कुछ था ही नहीं, जब तक मॉनसून नहीं होता तो वो एग्रीकल्चर कैसे प्रोड्यूस करते, अगर एग्रीकल्चर होगा तो खाने पीने का सामान नहीं होगा, एंड धीरे धीरे जब पानी खत्म होने लगा, सूखने लगा, तो एनिमल्स भी कहाँ से रहेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड की तरफ जायंटिक प्लेन्स की तरफ मूव करने लग गए थे। की रीजन क्या थे अब डिक्लाइन के? फर्स्ट की रीजन जो हमारा क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट। अब क्लाइमेट चेंज, अब वीकनिंग मॉनसून, जैसे जैसे मॉनसून भी खत्म होने लगा, धीरे धीरे साइकिल एंड रिड्यूस रेनफॉल, जैसे मॉनसून की साइकिल कम होने लगी, रिड्यूस होने लगी रेनफॉल, punctuated by multiple long-term droughts, rendered the civilization agrarian economy unsustainable. वैसे वैसे उन्होंने जो इकोनॉमी थी वहाँ की आईवीसी की, वो बहुत अनस्टेबल हो गई थी, क्योंकि लोग खाने पीने की वजह से मर रहे थे, उनको खाने पीने नहीं मिल रहा था, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ने लगा था, जिससे उनकी इकोनॉमी पूरी ही खराब हो गई थी। रिवर डायनेमिक्स एंड हाइड्रोलॉजी, अब कैसे वाटर हाइड्रोलॉजी, मतलब ये हाइड्रो कैसे होने लगा था, हाइड्रेट होने लगा था, रिवर जो डायनेमिक्स थी बहुत खराब हो गई थी। द ड्राइंग अप ऑफ द घाघर हाकरा रिवर सिस्टम, जो घाघर हाकरा रिवर सिस्टम था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लाइक सरस्वती, जैसे सरस्वती बिल्कुल ड्राई हो गई थी, वैसे घाघरा हाकरा रिवर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही थी उस समय। एंड जो टेक्टोनिक शिफ्ट थी, that educated river courses severely affected water supplies and transformation, जो उनकी टेक्टोनिक शिफ्ट थी, जो उन्होंने शिफ्ट होने स्टार्ट हुए थे, वो सीधा रिवर की तरह डायरेक्ट हो रही थी, मतलब कि जैसे उन्होंने टेक्निकल कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट की थी, तो उससे भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही, जैसे वो रिवर की तरफ डायरेक्ट होता है कॉज सेवरली, और बहुत इफेक्ट पड़ा था वाटर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी।
इकोलॉजिकल ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब इकोलॉजिकल ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या हुई थी? ओवर कल्टीवेशन, उन्होंने बहुत कल्टीवेशन कर ली थी जिससे ओवर कल्टीवेशन हो गई थी, एंड एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ काटना चालू कर दिए थे जिससे कि एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन हुई थी, लाइकली ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस एक्सेलरेटिंग द डिक्लाइन। एंड उन्होंने बहुत पेड़ काटे थे, बहुत ओवर कल्टीवेशन हो गई थी आईवीसी के अंदर, जिससे कि पूरा जो इन्वायरमेंट था बहुत रुइन हो गया था, उससे बैलेंस खराब हो गया था, एंड धीरे धीरे इसलिए आईवीसी भी खत्म होने लगा था, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पेड़ काट दोगे तो क्या मानसून होगा, कभी बारिश आएगी नहीं आएगी, जिससे कि नेचर का बैलेंस खराब हो जाएगा, एंड धीरे धीरे वो जगह जहाँ पे इंसान वो सूखा पड़ने लगेगा, जिससे इंसान की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और यही हमारी 21st सेंचुरी में भी हो रहा है, जितना पेड़ काटोगे उतना ही पूरा जो इतना भी एम्पायर वगैरह वो सब खराब होता जाएगा। तो ये था एक मेन रीज़न ये भी है एम्पायर के डिक्लाइन होने में, क्योंकि उस समय कोई एनिमीज वगैरह तो थे ही नहीं जिससे इनको ये दिक्कत हुई थी। अब ट्रेड कोलैप्स इन वीकेंड अथॉरिटी, अब जो ट्रेडिंग करते थे वो भी धीरे धीरे कोलैप्स गिरने लगा था, एंड वीकेंड जो अथॉरिटी वो भी, द डिसरप्शन ऑफ ट्रेड नेटवर्क, जो डिसरप्शन थे ट्रेड नेटवर्क के, विद मेसोपोटामियन पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, पॉलिटिक्स की वजह से वो बहुत ब्रेकडाउन खराब होने लगे थे। वीकेंड द सेंट्रलाइज, जो सेंट्रल थी वो बहुत वीक हो गई थी, जो उनकी सोसाइटी थी वो प्लान सोसाइटी लीडिंग टू द डिटोरियन ऑफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने बिल्कुल प्लान करके जो सोसाइटी बनाई थी वो धीरे धीरे डिट्रोशियन की तरफ चलने लगी थी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तब बिल्कुल खराब होने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेड नेटवर्क जो मेसोपोटामिया के साथ भी थे वो बिल्कुल खराब हो गए थे पॉलिटिकल ब्रेकडाउन की वजह से, जिससे जो उनका सेंट्रल था, जो मेन जो सेंट्रल था जिससे वो सब रूल करते थे आईवीसी, वो सब धीरे धीरे खराब होने लगा था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिविलाइजेशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेट हुई थी सिविलाइजेशन की? पहले कितना अच्छा आईवीसी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना अच्छा था, कितने लोगों ने कैसे वेल डेवलप्ड एक प्लानिंग से बनाया था, बट बाद में धीरे धीरे पेड़ काटने, ओवर कल्टीवेशन की वजह से सब कुछ खराब हो गया। डी अर्बनाइजेशन, अब डी अर्बनाइजेशन डिक्लाइंस और माइग्रेशन, अब जैसे जैसे धीरे धीरे एम्पायर सिविलाइजेशन खराब होने लगी थी, खत्म होने लगी थी, तो धीरे धीरे लोगों ने माइग्रेट करना भी चालू कर दिया था। Migration from large cities like Harappa and Mohenjo-daro and towards smaller rural settlements in the east and south, मतलब कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी सिटीज थी हरप्पा और मोहनजोदारो से उन्होंने टूवर्ड किसकी तरफ चलने लगे थे? रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि जो गांव वगैरह के लोग थे उनकी तरफ जाने लग गए थे, ईस्ट एंड साउथ की तरफ, वहाँ की साइड गांव वगैरह था, क्योंकि उस समय हरप्पा जो मोहनजोदारो थी वो एक सिटी थी, बट वो वहाँ से धीरे धीरे ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, रूरल एरिया की तरफ, गाँव की तरफ। अब कल्चरल शिफ्ट क्या थी? द हाईली स्टैंडर्डाइज्ड इंडस स्क्रिप्ट, जो हाईली स्टैंडर्डाइज्ड जो इंडस की जो स्क्रिप्ट थी, वेट्स एंड सील्स भी चीज वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे इनकी वजह से, रिप्लेस बाय लोकलाइज्ड, जो वहाँ पे जो लोकल पीपल थे उन्होंने इसको रिप्लेस कर दी थी, मेन जो सील्स वगैरह थी, लेट हरप्पन जो थी, रूरल कल्चर सब खत्म हो गया था। नो सिंगल कॉज, अब नो सिंगल कॉज क्या था? मोस्ट रिसर्चर्स, कुछ जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एग्री करा दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो थे रेदर देन अ सिंगल डिजास्टर लेड टू द डिक्लाइन, एग्री दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, मतलब कि अगर वहाँ पे कोई धीरे एक सिंगल डिजास्टर भी आया था ना, जैसे क्लाइमेट का, वो भी एक डिक्लाइन का वो कहा जाता है, मेन रीजन कहा जाता है कि कैसे धीरे धीरे एम्पायर पूरा सिविलाइजेशन खत्म होने लगी। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरी सिविलाइजेशन की? The Indus Valley Civilization (IVC) was a highly sophisticated, urbanized and peaceful Bronze Age culture की थी, जो कि 3300 से 1300 BCE तक चली, यानी कि मेन जो इसकी स्टार्ट हुई थी वो 3300 से चालू हुई थी, एंड लास्ट जो एंड हुआ था वो 1300 BC के अंदर हुआ था, धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, एंड बहुत ही अर्बनाइज पीसफुल ब्रॉन्ज एज कल्चर की थी। दैट एक्सेल्ड इन टाउन, कि उनका जो एक्सेल्ड थे वो बहुत, उनका टाउन जो प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट थी, एंड सैनिटेशन भी अच्छा था, एंड ट्रेड सेटिंग जो थी, उन्होंने जो ट्रेडिंग का सिस्टम बनाया था वो भी इतना परफेक्ट था कि आज के ज़माने में कोई ऐसे ट्रेड कर ही नहीं सकता, कोई अपने टाउन को ऐसे प्लानिंग नहीं बना सकता, एंड सैनिटेशन कोई आज के ज़माने तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सेटिंग द फाउंडेशन फॉर इंडियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन बना दिया था, डिस्पाइट इट्स एडवांस नेचर जो थे
एडवांस, मतलब कि जो नेचर था वो बहुत एडवांस था. इट डिक्लाइन लाइकली ड्यू टू इन्वायरमेंटल शिफ्ट, एंड धीरे धीरे इसलिए डिक्लाइन होने लगा क्योंकि एनवायरमेंटल शिफ्ट आ गए थे, लाइक क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग रिवर्स. अब उन्होंने पेड़ काटना ज़्यादा चालू कर दिए थे तो इससे क्लाइमेट चेंज आ गया था, जैसे सूखा पड़ने लगा था, रिवर्स सूखे हो गई थी, फ्लड्स आने लगे थे, लीडिंग टू अर्बन डिके एंड अ ट्रांजिशन टू स्मॉलर सेटलमेंट्स. एंड धीरे धीरे उनकी जो ट्रांजिशन हुई थी, अब वो इतने बड़े इतने महंगे एक शहर में रहते थे जिन्होंने खुद ने बनाया था, वहाँ से धीरे धीरे ये लोग एक स्मॉलर सेटलमेंट्स में आने लगे थे, एक रूरल की तरह आने, सिटी से एक रूरल उसकी गाँव की तरफ पढ़ने लगे थे लोग. अब की कंक्लूजन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? अर्बन सोफिस्टिकेशन, द आईवीसी स्पेसिफिकली हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के नाम से जानी जाती है, डिस्प्लेड रिमार्केबल म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन थी, फीचरिंग ग्रेडेड स्ट्रीट लेआउट्स था उनका, स्टैंडर्डाइज्ड बेक ब्रिक्स जिनसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन परफेक्टली बना रखी थी, एंड द वर्ल्ड फर्स्ट नोन सैनिटेशन सीवेज सिस्टम भी था उनका. इसलिए इसको अर्बन सोफिस्टिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और मेनली हड़प्पन मोहनजोदारो. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या थी? इट्स प्रॉस्पेरिटी वाज रूटेड इन एग्रीकल्चर, जो उनकी प्रॉस्पेरिटी वो रूट एग्रीकल्चर से, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से ही सारा काम करते थे, एंड एक्सटेंसिव ट्रेड था उनका, बहुत ही मजबूत ट्रेड नेटवर्क था, रीचिंग एज फार एज मेसोपोटामिया बल्कि बहुत दूर हो गया, बट उनका ट्रेड सिस्टम ही इतना मजबूत था कि वो मेसोपोटामिया तक भी चले जाते थे. करेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, कि वो इतना स्टैंडर्ड सिस्टम था कि उस ट्रेड के सिस्टम को जो सामान लेके जाते थे उनका वेट को मेजर भी कर सकते थे वो. कल्चरल सिग्निफिकेंस, एविडेंस सजेस्ट, जो एविडेंस है वो कल्चर का इसलिए दिखाता है, पीसफुल थे, बहुत लोग शांति से रहते थे, आर्टिस्टिकली थे, रिच सोसाइटी थी, बहुत महंगी सोसाइटी थी, आर्टिस्टिक से थे, करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सील्स, वो सील्स का यूज करते थे, पोइट्री एंड बीड्स विद पॉसिबल अर्ली एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म सच एज रिचुअल बाथिंग. एंड जो हिंदुइज्म के लिए मेन क्या था, रिचुअल बाथिंग, ये सब मेन था. डिक्लाइन एंड कॉजेज अराउंड, अब डिक्लाइन कैसे होने लगा था, 1800 में डिक्लाइन होने लगा था, बिफोर कॉमन एरा. द सिविलाइजेशन बिगेन टू डिक्लाइन रेदर देन अ सिंगल वायलेंट इवेंट, मतलब कि एक सिंगल वायलेंट इवेंट भी नहीं हुआ था, वो अपना आप डिक्लाइन होने लगा था. दिस वॉज लाइकली टू अ ग्रेजुअल प्रोसेस लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज. अब बाद के जो एम्पायर जो किंग्स वगैरह के होते थे वो तो सिर्फ एक वायलेंस की वजह से डिक्लाइन होता था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन होने लगी थी. डिफोरेस्टेशन हो गया था, द शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर्स लाइक द सरस्वती एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन इन ट्रेड का भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन थी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी. लास्टिंग लेगेसी क्या थी? डिस्पाइट द डिसअपीयरेंस ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड सिटीज, अब धीरे धीरे करके जो वहाँ की स्क्रिप्ट्स और सिटीज थी वो धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी, जैसे अगर सूखा पड़ गया तो सूखे में सब कुछ दबता जा रहा था धीरे धीरे. द आईवीसी इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट इंडियन सिविलाइजेशन, जो आईवीसी थी वो एक बहुत ही सब्सिक्वेंट इंडियन सिविलाइजेशन थी थ्रू इट्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अर्बन प्लानिंग टेक्निक्स एंड ट्रेड प्रैक्टिस. ये हम लोग बहुत पहले ही जान चुके थे इंडिया में. अब जो मॉडर्न था, अंडरस्टैंडिंग इट इज डीम्ड द अर्लीस्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाईलाइटिंग अर्ली ह्यूमन इग्न्यूटी, मतलब कि जो सब चीज़ें हम आज के ज़माने में सीखते हैं या अभी भी सीख ही रहे हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर चुका था, एंड बिल्कुल ही परफेक्ट वो अपनी एक सिटी बना चुका था. ये हम लोग अब के ज़माने में जानते हैं. द सिविलाइजेशन रिमेन्स अ टेस्टामेंट टू द इग्न्यूटी, जो सिविलाइजेशन बहुत एक रहेगी टेस्टामेंट ऑफ एंशिएंट पीपल्स के लिए, इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि वो मॉडर्न जो लोग हैं उनके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी फॉर ऑफ कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से जो हड़प्पा मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, कैसे उन्होंने अपना चीज़ें बनाई, किस चीज़ के लिए वो मेन जाने जाते थे, कैसे उन्होंने फर्स्ट ग्रेट बात का सिस्टम बनाया, एंड ग्रीड्स स्ट्रीट्स बनाई, उन्होंने लाइट्स लगाई, ये सब तो अब हमारे उसमें, बट ये लोग पहले से ही बना चुके थे. तो मेन डिक्लाइन का रीज़न यही था, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर कल्टीवेशन, जो उन्होंने ओवर कल्टीवेट कर लिया था एम्पायर अपने सिविलाइजेशन को, एंड जो उन्होंने पेड़ काटना चालू कर देते, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न था इन सब चीज़ों का.
सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बने रहना मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हम जानते हैं किसी रहस्य, किसी लाइफ, किसी महान इंसान के लाइफ के इवेंट को हम आगे और वीडियोस में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू।